बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं अपना 20 न्यूज़। आज हम बात करेंगे पीडीएम के जलसे की और कारपोरेशन के जो इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहावलपुर की एक पहचान है। मेट्रो बहावलपुर कारपोरेशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब इनायत करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो पुराने सियासतदान भी हैं और बड़े अच्छे बहावलपुर के अंदर काम कर रहे हैं। इनसे जानेंगे तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि पीडीएम के जलसे शुरू हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे एक जैसे कि पीटीआई के आप वर्कर भी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही साहब, सबसे पहले मैं आपका मशकूर हूँ कि आज आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़ और पार्टी का मौक़िफ़ पीडीएम के हवाले से दूँ। देखिए, पीडीएम जो है वो कोई, मेरा ज़ाती ख़्याल है कि कोई पाकिस्तान के इशूज़ पे या पाकिस्तान की फ़लाह के लिए या जमहूरियत की फ़लाह के लिए काम नहीं कर रही। उनका ज़ाती एजेंडा है और वो एजेंडा है जिसमें उनको इक़्तिदार चाहिए। अब वो ये नहीं देखते कि हम किसकी ज़बान बोल रहे हैं, किसकी बोली बोल रहे हैं, किसके मकासद को पूरा कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपसे टाइम लूँगा इसको वजाहत करने के लिए, ताकि हमारे दोस्तों को पता लगे कि पीडीएम बेसिकली बनी क्यों है, इसके पीछे अगराज़ व मकासद क्या हैं और इसके पीछे ये अपोजिशन की जमातें करना क्या चाह रही हैं। देखें, पीडीएम का क़याम अमल में आया सिर्फ एक बात लेके कि जी इलेक्शंस में हमारे साथ धांधली हो गई और आर्मी चीफ ने सारा कुछ कर दिया और हमें हरवा दिया, हमें असम्बलियों से बाहर कर दिया। अच्छा, अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दें। मैं हैरान होता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान से ये अपने ही बंदे बलोचिस्तान में पीडीएम के अचकजई के बंदे हारे हैं। उनकी जमात का मैं नाम भूल गया हूँ, इस वक्त ज़हन में नहीं है मेरे। उन्हीं के बंदे हारे हैं। अच्छा, फजलुर रहमान के बंदे से बिलावल भुट्टो जरदारी हारा है। अपने पीडीएम वालों से पीडीएम वाले हारे हैं और ये कहते हैं कि जी पीटीआई को जितवा दिया है। दूसरी बात आप ये देखें, जो अफसोसनाक बात ये है कि फ़ौज के ऊपर, इदारों के ऊपर इन्होंने जो है ना वो एक बहुतान तराजी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जनरल बाजवा से भाई आपको इतना इख्तलाफ था तो आपने एक्सटेंशन क्यों दी उनको? एक्सटेंशन देने में ये पेश थे, सारे थे, एक्सटेंशन दे दी, वहाँ तक तो ठीक था। जब देखा कि दाल नहीं गल रही, मामला तय नहीं हो रहे, एनआरओ नहीं मिल रहा, चोरी बेनकाब हो गई है, तो अब क्या हुआ? अब उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, जी हमारे साथ तो बेईमानी हो गई, धांधली हो गई, प्ले प्लान हो गया। नवाज शरीफ साहब वहाँ से बैठ के चीखें मारते हैं। जहाँ अदालत कहती थी 3 दिन ज़िंदगी की गारंटी दे दो, और वहाँ जाके वो इतना जो है वो शोर मचा के बैठे और एक दिन भी उन्होंने इलाज नहीं कराया। सर ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि इदारों के खिलाफ बात की जा रही है, तो सर हम क्या अपना ये मोटो दे रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर और पूरे लोग जो हमें देख रहे हैं, क्या हम पाक आर्मी के बगैर रह सकते हैं? क्या हम आर्मी के ऊपर आँच आने देंगे जैसे कि ये बातचीत हो रही है? देखिए, इन लोगों का तो मैं समझने से कासिर हूँ कि ये करना क्या चाह रहे हैं, इनका मकसद क्या है। देखें, दुनिया में सबसे पहले जो क़ुव्वतें हैं ना, जो किसी भी मुल्क में इंतशार फैलाती हैं, जो साजिश करती हैं, सबसे पहले उनको कमज़ोर करती हैं अंदरूनी तौर पे और उनकी फ़ौज को बदनाम करती हैं। आप मिस्र में देख लें क्या हो गया, आप लीबिया में देखें क्या हुआ, आप शाम में देख लें क्या हुआ, इराक़ में देख लें, दुनिया की मिसालें आपके सामने हैं। सबसे पहले वो कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं, फ़ौज के ख़िलाफ़ उकसाते हैं और उसके बाद वो मुल्क को कमज़ोर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो सलामती है, जो पाकिस्तान का इस्तेकाम है, वो आर्मी के बगैर हो ही नहीं सकता। हमें इतनी क़ुव्वत है। सर ये जो भारत की ज़बान बोलते हुए नहीं नज़र आ रहे, ये तमाम लोग जो इकट्ठे हुए हैं, ये वही लोग हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुआ करते थे। वो कहता जी मैं उसकी गर्दन पकड़ के निकाल लूँगा, और ये तमाम ये जो जमातें हैं मुत्तहद हो चुकी हैं। आप क्या देख रहे हैं आने वाले दौर में, ये क्या करना क्या चाह रहे हैं? इनका मकसद क्या है कि ये तमाम लोग इकट्ठे होकर जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करते थे, अब ये क्या करना चाह रहे हैं? देखें जी, ये करप्शन बचाओ मुहिम है और कुछ भी नहीं है। आज आप इनके केसेस करप्शन के 1-2 जमातों को कहें हम नहीं छेड़ते, ये पीडीएम को छोड़ देंगे। इन सब ने मुल्क को लूटा है। आज इस महंगाई के, इस तबाही के ज़िम्मेदार देखें ये लोग हैं। 2 साल में तबाही नहीं आती, 2 साल में तो आप एक घर को गिराना शुरू करें वो भी नहीं गिरता। ये 40 साल के असरात हैं जो आज हम देख रहे हैं। ये आज महंगाई जो है ये इनकी 40 साल के कर्ज़े लेने की वजह से और उनका सूद ना देने की वजह से हुई है। आपके सामने सूरत हाल है। मुझे आप ये बताइए कि 2 साल में इमरान खान ने महंगाई कर दी, जो पिछले 40 साल इन्होंने हुकूमत की, उसका हिसाब कौन देगा? उसमें करते क्या थे ये लोग? ये इसी तरह करते थे, आप बाज़ार जाएं, दुकानदार के पास 20 रुपये रखवा दें कि यार मैं आपको कल दे दूंगा, और सौदा ला के 40 रुपये में घर से ले लें।
नतीजा क्या हुआ, अब जब वो दुकानदार का 20-20 रुपए के हिसाब से बिल बन गया है ना, अब वो मुसीबत आई हुई है, दुकानदार कहता है मैं सौदा नहीं देता, मुझे पैसे वापस करो। तो महंगाई की जैसे बात आपने शुरू कर दी, मेरा भी सवाल करना था मैंने ये, तो सर बहुत सारे वादे किए गए थे आवाम के साथ कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये रिलीफ जो है तकलीफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब तो 3 साल गुजर चुके हैं दौरे हुकूमत को, अभी तक कोई प्लान जो है डिसाइड नहीं किया गया। देखिए, मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि हुकूमत के खिलाफ माफियात सरगर्म है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता, कहीं और नहीं जाता। आप ये देख लें, ये जो गंदम का बहरान है, चीनी का बहरान है, ये लोग कौन है, इनकी हिस्ट्री उठा लें, ये 95% लोग वो हैं जिनका ताल्लुक अपोजिशन से है। आप देख लें, मैं आपके चैलेंज से कह रहा हूँ, लिस्ट उठा लें, आप ज़्यादा दूर ना जाएं, बहावलपुर डिवीजन को तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आप बहावलपुर डिवीजन की लिस्ट उठा लें कि ये फ्लोर मिल मालकान कौन है, शुगर मिल मालकान कौन है, ये बड़े बड़े कौन है, ये जो स्टॉकिस्ट है, ये कौन लोग हैं। सारी बात आपकी ठीक है कि ये जो है सब बड़े बड़े हैं, लेकिन सर जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने वोट लिया, वो वोट इसी बिना पे लिया गया था कि आगे चल के कुछ कंट्रोल किया जाएगा। इस कंट्रोल को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? कहने का मतलब ये, आपके पास भी कोई आइडियाज़ होंगे? जी, अब देखें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये था कि जब ये लोग छोड़ के गए तो बजट का करंट खसारा बहुत ज़्यादा था। आहिस्ता आहिस्ता अब हम उसको वापस कर रहे हैं, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में ला रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब आप देखें हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है। होता ये था कि डॉलर ये लोग ब्लैक रोक के खड़े हुए थे, जिसकी वजह से मुल्क में ज़र मुबादला का बहरान था। आपको पता है हमारी बेसिकली ज़्यादातर जो है वो इंपोर्ट्स हैं और हमें डॉलर खर्च करना होता है, जिसकी वजह से हमें मसला पड़ता है। अब डॉलर जैसे जैसे रुपया ताकतवर होता जाएगा तो इकनॉमिक्स का असूल है, महंगाई अपने आप ही कम होती जाएगी, क्योंकि अफरात ज़र जैसे आप कंट्रोल करते जाएंगे तो महंगाई खुद ही नीचे आती जाएगी। अभी आप देख लें, मैं खुश हूँ कि डॉलर इस दफ़ा 5 से 6 महीने की कम तरीन सतह पे आ गया, और अगर इसी तरह ये आता रहा तो इंशाल्लाह आप थोड़े अरसे में देखेंगे कि महंगाई जो है वो कंट्रोल हो गई है। दूसरी कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन सर जैसे कि हम आटा और गंदम जो है दूसरे ममालिक में जो है हम भेजते हैं, तो ऐसा कोई नेवल बदल नहीं है जिसकी वजह से हमारे जो आवाम है उसको रिलीफ मिल सके। आटा एक नायाब होता जा रहा है, जो गरीब है वो एक रोटी के लिए भी जो है ना वो नापैद होता जा रहा है। देखें, इसमें थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि हमारी अपनी भी गफलत है। अगर आज आप, आटे का कोई बहरान नहीं है, आज आप तरीके से इनके ऊपर छापे मार लेना तो आपके मुल्क में गंदम मौजूद है, और ख़ुसूसन सिंध में तो उन्होंने गवर्नमेंट लेवल पे गंदम का बहरान पैदा करके छुपाई हुई है ना गंदम। और मैं हैरान हूँ कि आप लोग मीडिया वाले हैं, इस बात को क्यों नहीं हाईलाइट करते। अभी पिछले दिनों ही आप देखें कि कितने हज़ार टन गंदम जो है वो सिंध के एक गोदाम से बरामद हुई है, जो छुपा के गवर्नमेंट ने रखी हुई थी। तो गवर्नमेंट, अगर ये सिंध की गवर्नमेंट है, अगर वो गंदम का बहरान क्रिएट करती है तो जाहिर है उससे पूरे मुल्क को फ़र्क पड़ता है। इस वजह से आटे का इशू है, अदरवाइज आटा आपके मुल्क में मौजूद है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आज आप निकालें तो आटा आपके मुल्क से ही निकल आएगा जितना आपको गंदम चाहिए। सर दोबारा आप पीडीएम की तरफ आते हैं, हम जैसे कि प्रोग्राम का हमने आगाज़ किया। सर जैसे कि ये बाबा कौम के मज़ार के ऊपर हुल्लड़बाजी की गई और कैप्टन सफदर की जानिब से कुछ नारेबाजी की गई, उनको अरेस्ट भी किया गया, इस हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कि ये है क्या? देखें, कायदे आज़म के मज़ार पे जाके अगर आप बदतमीज़ी करते हैं ना, तो कानून में दर्ज है, आइन में लिखा हुआ है 3 साल की कैद है आपको। अच्छा, कैप्टन सफदर साहब से ये पूछें कि यार तुम्हें घर में तो कोई पूछता नहीं है, तुम जाके मज़ारों पे कायदे आज़म बाबा कौम के, जो कौम का बाप है, उसके मज़ार पे नारे लगा रहे हो, जलसे जुलूस कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यही काम ये जाके क्यों नहीं करते? कलसूम नवाज की कब्र पे जाके अगर कोई आप नारे लगाए ना तो ये आपको मारेंगे पकड़ के कि यार तुम हमारी कब्र की बेहुरमती कर रहे हो। लेकिन जो कौम का बाप है उसके मज़ार पे आके बेहुरमती करते हो और इनको शर्म नहीं आती। जब FIR हो जाती है तो फिर ये उल्टा उल्टा इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते, इदारों पर इल्ज़ाम लगाते, जी उन्होंने कर लिया, IG को अगवा कर लिया, फलाना हो गया। यार कोई खुद शर्म नहीं है, कोई खुद हया नहीं है। कौम के बाप के साथ तुम ये कर रहे हो। आप पीपल्स पार्टी वालों को कहे नज़र जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस पर जाके कब्र के ऊपर ऐसे यही नारेबाजी करें, वहाँ अपने उस पे नहीं करेंगे, लेकिन जो कौम का बाप है उसकी इनको कदर नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। बेशरम लोग हैं, इक़्तिदार के लालच में अंधे हो गए हैं, बस और कुछ नहीं है। जैसे कि कोरोना वायरस दोबारा से सर उठाने की कोशिश कर रहा है और हमारे मुल्क के अंदर पहले एक अच्छे तरीके से लॉकडाउन लगाया गया जिसकी वजह से काफ़ी बेहतरी आ गई। सब ये दोबारा से जलसे जुलूस शुरू हो चुके हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? कोई SOPs हम नहीं देख रहे हैं, इसके अलावा जो जलसे करने वाले हैं PDM वाले तमाम जो इकट्ठे हो चुके हैं, तो वो सर वो तो एक शीशे के पीछे होते हैं और SOPs अपनी देख रहे हैं, बाकी आवाम का जो हजूम होता है, जमे गफ़ीर होता है, तो सर उस हवाले से क्या है? देखें, ये अब आपने और मैंने अपनी एहतियात आप करनी है। हुकूमत ख़ास हद तक तो आपको आगाह भी कर सकती है, आपका एहतियात भी करा सकती है, लेकिन अब हुकूमत हर वक्त आपको 24 घंटे तो नहीं एहतियात करवा सकती ना, ये आपका और मेरा अपना फ़र्ज़ है। अच्छा, दूसरी बात यह, कौम के साथ तो ये मुखलिस ही नहीं है। कौम को कोरोना होता है, हो जाए, मरता है, मर जाए। अगर कौम से मुखलिस होते तो इतना लूट के पैसा मुल्क से ले जाते। उन्हें इक़्तिदार से दिलचस्पी है, कोरोना से भाई कोई दिलचस्पी नहीं है। उनकी तरफ से कौम मरती है, मर जाए, नहीं मरती, वो हमें कीड़ा मकोड़ा समझते हैं।
تو کرونا کی جو حفاظت ہے وہ عوام کو خود کرنی ہے، اور ویسے بھی ان کے ووٹر سپورٹرز کو خود عقل کرنی چاہیے کہ جو لوگ ملک کے دشمن ہیں، جو اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، جو اپنے ملک کے خلاف اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، تو میں حیران ہوں کہ لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہیں، تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور جو آدمی اب خود خیال نہیں کرے گا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا جو ہے نا وہ اس کو لپیٹ میں لے گا، کیونکہ اسی وجہ سے کرونا کے کیسز جو ہے نا ان میں اضافہ ہو رہا ہے کہ لوگ آپس میں احتیاط نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے سر، جیسے کہ آپ چیئرمین ہیں پی ڈی اس کے کارپوریشن کی جانب سے، جیسے انتخابات، اب بلدیہ انتخابات جو ہیں وہ نزدیک لگتے ہیں کہ آ رہے ہیں، کیا کہیں گے انتخابات میں کتنی دیر ہے اور آپ لوگوں کی جو تیاری ہے وہ کس طرح کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ بلدیات کے انتخاب اب کب ہوں گے، لیکن جلد ہو جائیں گے انشاءاللہ، جیسے کہ صوبائی گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم جلد کرا دیں گے۔ اچھا، اگر یہ جلدی بھی ہو جاتے تو ہمیں اس وقت کوئی فکر نہیں، کیونکہ بہاولپور کے حوالے سے جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے اس میں ہماری 21 یونین کونسل تھیں اور 3 کنٹونمنٹ کے وارڈ تھے، تو سمجھیں آپ ٹوٹل 24 یونین کونسلز ہو گئی، فرض کر لیتے، تو ہماری الحمدللہ 24 کی 24 مکمل ہیں، مطلب گراس روٹ لیول پہ ہم نے اپنا کام کر لیا ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو مستحکم کرنا ہے، بنانا ہے، باقی ہمارے لیے اب بلدیاتی الیکشن بہاولپور کے حوالے سے ہمیں کوئی نہیں، بے شک ہماری طرف سے آپ کل کروا دیں، ہم تیار ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں اس سے کوئی فرق پڑے گا عام عوام کے اوپر؟ جیسے کہ بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس کو کس طرح ریلیف ملے گا عوام؟ دیکھیں، ریلیف بلدیات میں آپ کو یہی گلی، سڑک، سیوریج، بلدیات تو یہی آپ کو دے سکتی ہے، تو اس میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ جب دیکھیں اب تو نیبرہڈ کونسلز ہو گئی ہیں، یونین کونسل کو بھی انہوں نے ختم کر دیا، تو علاقہ اور بھی چھوٹا ہو گیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹے علاقے میں اب بہتر طریقے سے کام کرے گی۔ اور پی ٹی آئی، اب آپ دیکھیں بہاولپور میں تو ویسے بھی اب کارپوریشن ہماری جو ہے میونسپل اور ویسٹ مینجمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے، پہلی پوزیشن حاصل کی ہے پورے پاکستان میں، تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ تو اللہ خیر کرے گا، کوئی نہیں، اس سے یہ ہے کہ جو چھوٹا موٹا ریلیف آپ کو ملنا ہے، جو ابھی نہیں مل رہا یا تھوڑی سی پرابلمز ہیں، وہ ذرا اور آپ کو اچھے طریقے سے مل جائے گا۔ سر، جیسے کہ ابھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا دن آنے والا ہے، 12 ربیع الاول کی تیاریاں عروج پہ رہے ہیں اور تمام مسلمان خوشیاں منا رہے ہیں۔ اسی دوران ایک واقعہ ہو چکا ہے جو ناموس رسالت کے حوالے سے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، اس سے ہم کس طرح دیکھیں گے؟ جیسے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی فیس بک والوں کو جو ہے لیٹر لکھا، اس حوالے سے کیا ہے؟ یہ واقعہ جی ایک فرانس میں پیش آیا تھا، جہاں نعوذ باللہ ایک ٹیچر تھا، اس نے خاکہ بنایا تھا، تو ایک نوجوان مسلمان تھا، اس نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ اب پولیس نے اس کو شہید کر دیا، نوجوان کو۔ تو یہ اسلام فوبیا جو ہے نا، یہ کچھ ملکوں میں، یورپ کے جو ہے نا بہت زیادہ ہے، وہ مسلمانوں کو اور اسلام کو ناپسند کرتے ہیں اور ان سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، فرانسیسی صدر جو ہے، میں سمجھتا ہوں شاید وہ پرسنلی اسلام دشمن ہے، باقی ملکوں میں اتنا وہ نہیں ہے، لیکن اس نے جو ہے وہ اسلام دشمنی کو زیادہ لے لیا۔ تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں قابل مذمت ہے۔ دیکھیں، مسلمان کوئی بھی ہو، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے نا تو وہ جذباتی ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری بچپن سے ہمیں جو سمجھے گھٹی سے یہی حب رسول جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو مسلمانوں کو اگر آپ نے چھیڑنا ہے تو آپ نعوذ باللہ رسول کریم کی شان میں کوئی گستاخی کریں گے تو مسلمان مشتعل ہوگا۔ تو یورپین کنٹریز کو، باقی غیر مسلموں کو بار بار خان صاحب نے بھی اقوام متحدہ میں بھی آپ کو یاد ہوگا خطاب کے دوران کہا تھا کہ جب آپ حضور پاک کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو ہمارا دل دکھتا ہے۔ یہ ان کے الفاظ سے ایگزیکٹ الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ خان صاحب کے الفاظ نہیں، یہ تمام ہر مسلمان کے الفاظ ہیں، ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یورپین جو ہیں وہ ہولوکاسٹ پہ تو وہ کہتے ہیں جی بات نہ کرو۔ ہولوکاسٹ وہ ہے جس میں یہودیوں کو، آپ کو پتا ہوگا، ہٹلر نے قتل کیا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں اس کے اوپر بات نہیں کرو جی، وہ ہٹلر نے یہودی مار دیے تھے، وہ کر دیے تھے، وہ ان کے لیے زیادہ اہم ہے۔ اور نعوذ باللہ جو رسول کریم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اس پہ وہ کہتے ہیں اظہار رائے ہے۔ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، دورہ معیار جو ہے یورپ کو ختم کرنا چاہیے۔ بحیثیت ہم مسلمان میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ ہم کوشش کر لیں کہ جو فرینچ پروڈکٹس ہیں نا، جو فرانسیسی مصنوعات ہیں، جیسے باقی دنیا کے ممالک بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے طور پہ کم از کم وہ چیزیں خریدنی بند کر دیں۔ اگر مسلمان فرانسیسی چیزیں خریدنی بند کر دیں نا 1 مہینہ، تو یہ سب معذرت آپ دیکھیں گے کہ ٹی وی پہ آ کے وہ معذرت کرے گا۔ بہت شکریہ آپ کا سر، آپ کے قیمتی وقت کا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے جو جلسے رکھے گئے اس پہ بھی بات کی گئی، اور بلدیاتی الیکشن جو ان قریب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاریاں پوری ہو چکی ہیں اور ہم نے تمام تیاری مکمل کر لی ہے، اس پہ بھی بات کی گئی اور انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ لیکن سب سے جو مین مسئلہ ہمارے یہاں پہ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اس کے لیے ہمارے ماں باپ جان، ہم خود سب قربان ہیں۔ یہ وہ چھوڑ دیں اس معاملات کو کہ یہ ہمارا آسانی سے اس کو وہ اجاگر کر سکیں گے، لیکن ہم اس کو بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے۔ آج کے پروگرام میں اس کو ڈسکس کیا گیا، بتایا گیا کہ ہم ناموس رسالت
حکومت کے اوپر بالکل اپنی جان کو نصاور کر دیں گے اور ہمیں ان کے تمام پروڈکٹ کو جو ہے بائیکاٹ کرنا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں یہ ہمارے سے معافی مانگے۔ آج کا پروگرام کیسا لگا اس کی فیڈ بیک لازمی دیجیے گا، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔